एक बार की बात है। राजनगर नाम के हरे भरे गांव में, जहां खेत सोने की बालियों की तरह लहराते थे और नदियां हमेशा गुनगुनाती थीं, वहां रहते थे राम सिंह और उनकी पत्नी सीता देवी। उन्होंने अपनी पूरी जवानी मेहनत में बिताई, लेकिन उनका इकलौता बेटा करण जिम्मेदारियों से दूर भटक रहा था। क्या अपमान की आग इस युवक को मेहनत की राह दिखाएगी? क्या टूटे सपनों से नई उम्मीद जगेगी? आइए देखते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी को विस्तार से। सूरज की सुनहरी किरणें राजनगर गांव के विशाल हरे भरे खेतों पर बिखर रही थीं। हवा में ताजी मिट्टी की महक, घास की खुशबू और फूलों का मधुर सुगंध चारों तरफ फैला हुआ था। दूर दूर तक सुनहरी फसलें लहरा रही थीं, जैसे प्रकृति भी थकान महसूस कर रही हो। उफ, हे भगवान, इस उम्र में भी हल चलाना पड़ रहा है। कमर में इतना दर्द हो रहा है जैसे कोई चाकू चुभ रहा हो। सांस भी फूल रही है। वे अपनी 65 पार उम्र की कमर को सीधा करते हुए जोर जोर से हल धकेल रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां, पसीने की धाराएं और जीवन की सारी थकान साफ दिख रही थी। जी, धीरे धीरे कीजिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, हाथ कांप रहे हैं आपके। लेकिन क्या करें, हमारे इकलौते बेटे करण ने तो कोई जिम्मेदारी ली ही नहीं। घर चलाने के लिए तो हम दोनों को ही तोड़ना पड़ता है। मेरा दिल रोता है जब मैं आपको इस हाल में देखती हूँ। तभी दूर से लाठी टेकते हुए ब्रिजलाल चाचा आते दिखाई दिए। उनकी चाल थोड़ी धीमी थी, लेकिन अनुभव और चिंता उनकी आंखों में झलक रही थी। अरे राम सिंह भाई, अरे सीता देवी बहू, ये क्या हालत बना रखी है तुम दोनों की? इस उम्र में खेत जोत रहे हो, कमर टूट जाएगी। आराम करो भाई, जिंदगी के सारे दुख दर्द झेल चुके हो, अब आराम का समय है। बैठकर चाय पियो, पोते पोतियों को गोद में खिलाओ। तुम दोनों ने तो बहुत मेहनत की है। क्या करें चाचा जी, हमारे इकलौते बेटे करण का तो कोई भरोसा नहीं। दिन भर गांव में इधर उधर घूमता रहता है, दोस्तों के साथ बैठता है, ना खेती करता है ना कोई छोटा मोटा काम। घर में किसी न किसी को तो मेहनत करनी ही पड़ती है ना। हम दोनों के बिना ये खेत सूख जाएगा। मेरा दिल टूटता है सोचकर कि हमारी मेहनत का फल क्या होगा। करण अब जवान हो गया है, उसकी उम्र काम करने की है, सपने देखने की नहीं। तुम उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ। देखो, तुम दोनों के जाने के बाद अगर वो निठल्ला ही रहा तो उसकी जिंदगी कैसे चलेगी? क्या वो भूखों मरेगा? क्या गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे? क्या उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी? सोचो भाई, गहरी सोचो। समय बहुत कम है। तुम दोनों का दिल टूटेगा अगर करण नहीं संभला। चाचा जी की बात सही है जी। करण हमारा इकलौता है, लेकिन उसे बदलना होगा। मेरा माँ का दिल रो रहा है। ब्रिजलाल चाचा की बातें राम सिंह और सीता देवी के मन में गहराई तक उतर गईं। दिल में पीड़ा और उम्मीद का तूफान उठ रहा था। राजनगर से दूर घने जंगल में एक खूबसूरत तालाब था। चारों ओर आम, नीम और बरगद के पेड़ थे। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और पानी में कमल तैर रहे थे। हल्की हवा प्रेम की गाथा गा रही थी। प्रिया, क्या हुआ जान? जब से यहाँ आई हो तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो, बस ऐसे गुमसुम बैठी हुई हो। पानी को ऐसे घूर रही हो जैसे कोई समस्या हल कर रही हो। मुझे बताओ ना, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। तुम मेरी दुनिया हो, मेरी सांस हो। तुम्हारे बिना मेरा जीवन सूना है। करण, हम कितने दिन और इस तरह जंगल में छुप छुप कर मिलते रहेंगे? डर लगता है, अगर मेरे माता पिता को हमारे प्रेम के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? मेरे पिता वीरेंद्र बहुत सख्त और धनवान हैं। वे कभी एक निठल्ले लड़के को अपनी बेटी नहीं देंगे। इससे पहले कि कोई और उन्हें बता दे, तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो, मेरा रिश्ता मांगने। मेरा दिल भी टूट रहा है इस छुपे प्रेम से। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रिया। मैं आज शाम को ही पिताजी से बात करूंगा। अब छुपकर नहीं जीना चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। मैं बदल जाऊंगा, तुम देखना। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है करण।
लेकिन समय लगेगा। मेरे पिता को मनाना आसान नहीं होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो मेरा दिल कैसे सह लेगा? दोनों देर तक वहां बैठे रहे, हाथों में हाथ डाले भविष्य के सपने साझा करते रहे। हवा उनके प्रेम गीत गा रही थी, लेकिन दिलों में डर और उम्मीद का मेल था। घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण था। हवा भी रुकी हुई लग रही थी। अरे करण, इधर आओ। आज तुमसे बहुत जरूरी और सख्त बात करनी है। तुम्हारी वजह से हम दोनों बूढ़े खेत में जान दे रहे हैं। पिताजी, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं प्रिया से प्रेम करता हूँ, वीरेंद्र जी की बेटी से। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ये मेरा दिल का फैसला है। क्या, वीरेंद्र की बेटी? अरे नालायक, तू दिन भर घूमता रहता है, कोई काम नहीं करता, खेती में हाथ तक नहीं लगाता। वीरेंद्र जैसे धनवान और सम्मानित व्यक्ति अपनी बेटी का हाथ एक निठल्ले आवारा लड़के को कभी नहीं देंगे। तू खुद को क्या समझता है, राजकुमार? खाने को रोटी नहीं, प्रेम करने चला है। हमारी मेहनत का अपमान कर रहा है तू। राम सिंह, गुस्सा मत करो। करण हमारा इकलौता बेटा है, शायद वह बदल सकता है। मेरा दिल टूट रहा है दोनों को इस हाल में देखकर। सिंह नहीं सीता, आज इसे सच्चाई समझानी है। जाकर काम कर करण, मेहनत कर, तब रिश्ते की बात करना। पिताजी, मैं बदल जाऊंगा, आप देखते रहिए। ये अपमान मुझे सहन नहीं होगा। उस रात घर में सन्नाटा छाया रहा। करण की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में आग जल रही थी। अपमान ने उसके अंदर तूफान पैदा कर दिया था। अगले दिन रामसिंह ने करण को जबरदस्ती तैयार किया और गुस्से में उसे वीरेंद्र की भव्य हवेली ले गए। चल तेज चल करण, आज तुझे अपनी सच्चाई का मुंह देखना है। पिताजी, मेरा दिल तेज धड़क रहा है। दोनों हवेली के अंदर पहुंचे। वीरेंद्र बड़े कमरे में बैठे थे। वीरेंद्र जी, नमस्ते। मैं आपसे अपनी बेटी प्रिया का रिश्ता मांगने आया हूं। मेरा बेटा करण उनसे प्रेम करता है। राम सिंह, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम्हारा ये बेटा करण, ये जो गांव में घूमता रहता है, कुछ नहीं करता। मेरी बेटी को राजसी जीवन चाहिए, मेहनती दामाद चाहिए। ये निठल्ला क्या करेगा? इसे खाने को रोटी भी नहीं जुटा सकता। वीरेंद्र जी, मैं मानता हूं अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर मैं धनवान बन जाऊं, मेहनत करके व्यापार करके अपनी किस्मत बदल लूं, तो तब क्या आप प्रिया का हाथ मुझे देंगे? मुझे एक मौका दीजिए। सपने देखना बंद करो करण, लेकिन अगर सचमुच बन गए तो सोच लेंगे। सिंह, माफ कीजिए वीरेंद्र जी। एक दिन मैं साबित कर दूंगा। करण का चेहरा अपमान से लाल हो गया था। दिल में गुस्सा और नई हिम्मत जाग रही थी। दोनों पिता पुत्र वहां से वापस लौट आए। हवेली से लौटने के बाद घर का माहौल और भी भारी हो गया था। करण के मन में अपमान की आग अभी भी सुलग रही थी। वो कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, फिर अचानक उठकर अपने माता पिता के सामने आ खड़ा हुआ। पिताजी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं व्यापार करूंगा। हमारे छोटे से खेत को मुखिया जी के पास गिरवी रख दूंगा और कर्ज लेकर व्यापार शुरू करूंगा। क्या पागल हो गया है क्या तू करण? खेत गिरवी रखेगा? वो हमारा आखिरी सहारा है। अगर व्यापार में नुकसान हुआ तो हम तीनों भूखों मर जाएंगे। तू अभी तक कुछ नहीं किया, अब अचानक व्यापारी बनने चला है। तेरी वजह से हम पहले ही शर्मिंदा होकर आए हैं, अब ये पागलपन। जी, गुस्सा मत कीजिए। करण की बात सुनिए। हम दोनों अपना जीवन जी चुके हैं, अब इसकी बारी है। अगर यह मेहनत करके कुछ करना चाहता है तो इसे मौका दीजिए। बलराम चाचा भी यही कह गए थे ना, शायद भगवान इसे सफल बना दे। माँ सही कह रही है पिताजी। वीरेंद्र जी ने मुझे जो अपमान दिया है उसे मैं सह नहीं सकता। मैं प्रिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। खेत गिरवी रखकर जो धन मिलेगा उससे व्यापार शुरू करूंगा। अगर सफल हो गया तो सब कुछ वापस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सावधानी से करण, पूरा ध्यान रखना। अगर ये खेत भी चला गया तो हमारा क्या होगा?
मैं अब और नहीं संभाल पाऊंगा। भगवान सब ठीक करेंगे। परिवार में तनाव अभी भी था, लेकिन करण की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी थी। अपमान अब उसके लिए संकल्प बन चुका था। अगले दिन सुबह करण घर से निकला। उसके मन में अपमान और नई उम्मीद दोनों साथ चल रहे थे। वो सीधे गांव के मुखिया जी के घर पहुंचा, जहां कर्ज देने का काम होता था। राम राम मुखिया जी। अरे वाह, करण व्यापारी बनने चला है। तू जो दिन भर घूमता रहता है, अचानक क्या हो गया बेटा? हाँ मुखिया जी, मैं तरक्की करना चाहता हूँ। मैं व्यापार करूँगा। इसके लिए मुझे कर्ज चाहिए। मैं अपना खेत गिरवी रखना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुझे इतना यकीन है? ठीक है, मैं कर्ज देता हूँ, लेकिन याद रखना सिर्फ 2 महीने का समय दूंगा। 2 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो खेत हमेशा के लिए चला जाएगा। समझ गया? समझ गया मुखिया जी। मैं समय पर कर्ज लौटा दूंगा। ये ले धन, सावधानी से इस्तेमाल करना। करण के हाथों में धन तो आ गया था, लेकिन चुनौती भी बहुत बड़ी थी। अब उसके सामने सफल होने या सब कुछ गंवाने का फैसला था। कुछ दिनों बाद करण पड़ोस के हरिपुर गांव में लगे मवेशी मेले में पहुंचा। उसके पास मुखिया से लिया पूरा धन था। मन में उम्मीद और घबराहट दोनों थी। हरिपुर गांव का मेला रंगों से भरा हुआ था। चारों तरफ गाय बैल बंधे हुए थे। व्यापारी जोर जोर से अपनी आवाजें लगा रहे थे और लोग खरीदारी कर रहे थे। धूल उड़ रही थी और हवा में पशुओं की महक फै। करण ने आगे बढ़ता हुआ एक जगह एक दुबली पतली गाय देखी। उसके पास एक व्यापारी बैठा था। अरे भैया इधर आओ, ये गाय लक्ष्मी है। देखो कितनी सुंदर है। ये इतना दूध देती है कि पूरा गांव भर जाए। सुबह शाम दूध दुहोगे तो बाल्टियां भर जाएंगी। पूरे गांव में दूध बेचकर मालामाल हो जाओगे। सिर्फ 20 सोने के सिक्के। सच में इतना दूध देती है? अच्छा लग रही है। ठीक है, मुझे ये गाय दे दो। पारी बहुत अच्छा फैसला किया भाई। ये लो गाय, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। ये लो 20 सिक्के। करण ने सारी पूंजी दे दी। वो गाय को लेकर बहुत खुश था, लेकिन क्या ये खुशी ज्यादा दिनों तक रहने वाली थी? करण गाय को लेकर घर पहुंचा तो उसके चेहरे पर खुशी छाई हुई थी। वो सोच रहा था कि अब उसकी किस्मत बदल जाएगी। सुबह होते ही वो गाय को दूहने के लिए तैयार हो गया। पूरा परिवार इंतजार कर रहा था। सुबह का सूरज अभी अभी निकला था। आंगन में गाय बंधी हुई थी। करण उत्साह से भरा हुआ बाल्टी लेकर गाय के पास बैठ गया। चलो लक्ष्मी, आज दिखा दो अपना कमाल। इतना दूध दो कि पिताजी भी खुश हो जाएं। प्रिया के पिता को भी दिखा दूंगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उसने दूध दूहना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में बाल्टी में सिर्फ थोड़ा सा दूध आया। करण ने और जोर लगाया, फिर भी दूध बहुत कम निकला। बस इतना सा? ये क्या हुआ? व्यापारी ने तो कहा था कि पूरा गांव भर जाएगा। तभी गाय ने जोरदार लात मारी। करण लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। बाल्टी भी उलट गई। मूर्ख कहीं का, ये क्या किया तूने? तुझे ठगा गया। मैंने कहा था ना कि सावधानी से करना। अब देख, हमारा सारा धन बर्बाद हो गया। वो आखिरी खेत भी चला जाएगा। हम तीनों भूखों मरेंगे। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था जो ऐसा बेटा मिला? भगवान, अब क्या होगा? हमारा सब कुछ चला गया। करण बेटा, तूने सोचा भी नहीं कि ये गाय ठीक है या नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे? खेत चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरा दिल टूट रहा है। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि ये गाय सचमुच अच्छी है। मैंने सब बिगाड़ दिया। सारा धन, सारा सपना, सब खत्म हो गया। प्रिया से शादी का सपना भी टूट गया। मैं वाकई में निठल्ला और मूर्ख हूँ। अब रोने से क्या होगा? जो होना था हो गया। हम बर्बाद हो चुके हैं। घर में मातम छा गया। खुशी की जगह निराशा ने ले ली थी।
करण पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरी पीड़ा। रात गहरा चुकी थी, पूरा गांव सो चुका था, लेकिन करण के घर में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। असफलता की पीड़ा अभी भी ताजा थी। राम सिंह और सीता देवी अंदर सो चुके थे, लेकिन करण की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो चुपचाप घर के आंगन में गाय के पास चला गया। चांदनी रात थी। आंगन में सिर्फ एक छोटा सा दीपक जल रहा था। गाय शांत खड़ी थी। करण उसके सामने जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। लक्ष्मी, मैंने सब बिगाड़ दिया। मैं कितना मूर्ख हूं। पिताजी ने मना किया था लेकिन मैंने नहीं सुना। सारा धन, सारा खेत, सब चला जाएगा। प्रिया से शादी का सपना भी टूट गया। मैं वाकई में गांव का निठल्ला और निकम्मा हूं, कोई काम का नहीं हूं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर सिर गाय के पैरों के पास रखकर और जोर से रोने लगा। माँ बाप की मेहनत का अपमान कर दिया मैंने। वीरेंद्र जी ने जो अपमान किया था उसे मिटाने के बजाय और बढ़ा दिया। अब क्या मुंह लेकर गांव में घूमूंगा? प्रिया के सामने कैसे जाऊंगा? मैं मर जाना चाहता हूं, सच कह रहा हूं। तभी अचानक गाय ने हल्का सा हिलकर मानवीय, कोमल लेकिन गहरी आवाज में बोलना शुरू किया। रो मत करण, तुम किसी काम के नहीं हो, ये कौन कहता है? कौन बोला? लक्ष्मी, तुम बोल रही हो? ये क्या हो रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गया? डरो मत करण, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं एक परीक्षक हूँ। मैं मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए अलग अलग रूप धरती हूँ। तुम भोले हो, लेकिन तुम्हारे दिल में सच्चाई है। तुम स्वार्थी नहीं हो, बस थोड़े भोले और मेहनत करने की राह भटक गए थे। लेकिन तुमने मुझे क्यों चुना? मैं तो सब कुछ बर्बाद कर चुका हूँ। पिताजी रो रहे थे, माँ का दिल टूट गया। मैंने उनका आखिरी सहारा भी छीन लिया। ये परीक्षा का हिस्सा था करण। असफलता के बिना सफलता का मजा नहीं आता। अब ध्यान से सुनो। कल सुबह जंगल की गहराई में जाना। वहाँ एक पुराना चमत्कारी वृक्ष मिलेगा जिस पर अलग अलग रंगों के फूल खिले होंगे। उसके नीचे खुदाई करना। एक लोहे का बक्सा मिलेगा जिसमें सोने के सिक्के भरे होंगे। लेकिन याद रखना, वो सारा खजाना सीधा मेरे पास लाना। अपने माता पिता को अभी कुछ मत बताना। सोने के सिक्के? सच कह रही हो ना? अगर ये भी झूठ निकला तो मैं ये झूठ नहीं है, लेकिन याद रखो करण, खजाना पाकर भी अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। बैठे बैठे खजाना भी खत्म हो जाता है। कल जाओगे? हाँ, जाऊंगा। लेकिन अगर ये भी गलत हुआ तो मैं वाकई टूट जाऊंगा। मुझे एक मौका और चाहिए, प्रिया के लिए, माँ बाप के लिए। मैं बदलना चाहता हूँ। तो जाओ और सो जाओ। सुबह जल्दी निकलना। और हाँ, साहस मत खोना। तुम्हारी किस्मत अभी बाकी है। धन्यवाद। जो भी हो तुम, मैं कल जरूर जाऊंगा। उस रात करण की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में नई उम्मीद की किरण भी जाग गई थी। अपमान और असफलता के बाद अब किस्मत उसे दूसरा मौका देने वाली थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन करण की किस्मत का नया अध्याय शुरू होने वाला था। अगली सुबह करण बहुत जल्दी उठ गया। रात की जादुई बात अभी भी उसके मन में घूम रही थी। वो चुपचाप घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। उसके मन में डर, उम्मीद और उत्सुकता का तूफान था। क्या सच में वो गाय बोल रही थी या मैं सपना देख रहा था? अगर वहां कुछ नहीं मिला तो मैं और टूट जाऊंगा। लेकिन अब पीछे हटने का भी समय नहीं है। प्रिया, माँ, पिताजी, सबके लिए मुझे ये मौका आजमाना ही होगा। जंगल घना और रहस्यमयी था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को रोक रहे थे। चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे थे। कभी कभी जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। करण काफी देर तक भटकता रहा। पसीना छूट रहा था, पैर थक गए थे।
भगवान कहाँ है वो चमत्कारी वृक्ष? गाय ने कहा था कि उस पर अलग अलग रंगों के फूल खिले होंगे। क्या मैं रास्ता भटक गया? कुछ और आगे बढ़ने के बाद अचानक उसकी नजर एक पुराने विशाल वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष की शाखाओं पर लाल, नीले, पीले और सफेद रंग के अनोखे फूल खिले हुए थे, जो सामान्य फूलों से बिल्कुल अलग थे। यही वो वृक्ष है जिसकी बात गाय ने की थी। वो तुरंत वृक्ष के पास पहुंचा और हाथों से खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी उड़ रही थी, हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वो रुका नहीं। भगवान, अगर यहाँ कुछ मिल गया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पिताजी का अपमान मिट जाएगा। प्रिया के पिता मुझे स्वीकार कर लेंगे। बस एक बार मदद कर दो। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसके हाथ किसी भारी लोहे की वस्तु से टकराए। उसने और जोर लगाया। मिल गया कुछ। उसने मिट्टी हटाई और एक पुराना लोहे का बक्सा बाहर निकाला। बक्सा खोलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। अंदर सोने के चमचमाते सिक्के भरे हुए थे। हे भगवान, ये सच है। गाय ने झूठ नहीं बोला। इतना सारा सोना। अब मैं व्यापार कर सकता हूँ। अब मैं प्रिया से शादी कर सकता हूँ। माँ पिताजी को फिर से खुश कर सकता हूँ। गाय ने कहा था सारा खजाना सीधा उसके पास ले जाना है। मैं वादा पूरा करूंगा। अब मेहनत से आगे बढ़ूंगा। अब कोई गलती नहीं करूंगा। वो बक्से को अच्छे से बंद करके अपनी पीठ पर लाद लिया। करण के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में नई चमक आ गई थी। जंगल की इस यात्रा ने उसके टूटे हुए दिल में फिर से उम्मीद जगा दी थी। अब असली संघर्ष शुरू होने वाला था। जंगल से लौटने के बाद करण पूरे दिन चुपचाप रहा। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम ढलते ही जब पूरा गांव सोने लगा, तब वो चुपके से आंगन में गया जहां गाय बंधी हुई थी। रात का अंधेरा छा चुका था। सिर्फ एक छोटा दीपक जल रहा था। लक्ष्मी, देखो, मैं जंगल गया था। तुमने जो कहा था वो सब सच निकला। ये रहा वो बक्सा। उसने बक्सा खोला। सोने के सिक्के चमक रहे थे। देखो, इतने सारे सोने के सिक्के। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सच हो जाएगा। तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम ना बोलती तो मैं शायद आज आत्महत्या कर लेता। अच्छा किया करण, तुमने मेरी बात मानी। ये खजाना तुम्हारे पास आया है क्योंकि तुम में थोड़ी बहुत सच्चाई है, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ शुरुआत है। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन बताओ अब मुझे क्या करना है? इस खजाने से मैं क्या करूँ? अगर मैं इसे घर वालों को दिखा दूँ तो वे खुश हो जाएंगे। नहीं करण, अभी अपने माता पिता को मत बताना, वे डर जाएंगे। ये खजाना सीधा व्यापार में लगाना। धनपुर गांव की बड़ी अनाज मंडी में जाओ। वहाँ अनाज बहुत सस्ता मिलता है। उसे खरीदकर सूर्यनगर राज्य की मंडी में ले जाओ, जहाँ दाम बहुत ऊंचे हैं। इस तरह धीरे धीरे तुम तरक्की करोगे। समझ गया, लेकिन इतना सारा अनाज खरीदने के लिए बैलगाड़ी भी चाहिए और रास्ते में खतरा भी हो सकता है। क्या मैं अकेला संभाल पाऊंगा? साहस रखो करण, मेहनत करोगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। याद रखो, बैठे बैठे खजाना भी खत्म हो जाता है। तुम्हें रोज मेहनत करनी होगी। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करती रहूंगी, लेकिन अगर लालच किया तो सब छीन लूंगी। मैं वादा करता हूँ, अब मैं पहले जैसा निठल्ला नहीं रहूंगा। प्रिया के लिए, माँ पिताजी के लिए और अपनी इज्जत के लिए मैं मेहनत करूंगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। तुमने मुझे नया जीवन दिया है। तो फिर कल सुबह ही धनपुर के लिए निकल जाना। रात भर आराम कर लो और हाँ, इस खजाने को अच्छे से छिपा कर रखना। धन्यवाद लक्ष्मी, या जो भी तुम हो, मैं कल जरूर जाऊंगा। उस रात करण की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे खुशी के आंसू थे। असफलता की काली रात के बाद उम्मीद की रोशनी आ चुकी थी। उसके अंदर एक नया करण जन्म ले चुका था, मेहनती, दृढ़ और संकल्पवान। अगली सुबह करण बहुत जल्दी उठ गया। रात की जादुई बात और खजाना अभी भी उसके मन में ताजा था।
उसने कुछ सोने के सिक्के बक्से से निकाले, बाकी को अच्छे से छिपा दिया और धनपुर गांव की अनाज मंडी की ओर चल पड़ा। ये उसकी पहली असली व्यापार यात्रा थी। आज से नई शुरुआत है। अब मैं निठल्ला नहीं रहूंगा। प्रिया के लिए, माँ पिताजी के लिए और अपनी इज्जत के लिए मुझे सफल होना ही है। धनपुर गांव की अनाज मंडी पहुंचकर करण हैरान रह गया। चारों तरफ बैलगाड़ियां भरी हुई थीं। व्यापारी जोर जोर से अनाज बेच रहे थे। नमस्ते भाई साहब, यहाँ अनाज का क्या भाव है? मैं थोक में खरीदना चाहता हूँ। तुम इतना सारा अनाज खरीदोगे? कम से कम 10 बैलगाड़ियां तो लगेंगी। भाव अच्छा है, लेकिन पैसे लेकर आया हो? हाँ, पैसे लेकर आया हूँ। आप मुझे अच्छा भाव बताइए, मैं पूरा अनाज खरीदना चाहता हूँ। व्यापारी ने सिक्के देखे तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अच्छा भाव बताया। करण ने सौदा तय कर लिया। जल्दी करो भाई लोग, मुझे सूर्यनगर पहुंचना है, समय बहुत कम है। जब 10 बैलगाड़ियां अनाज से भर गईं, करण ने यात्रा शुरू कर दी। रास्ता लंबा और थकान भरा था। भगवान, ये यात्रा सफल हो। अगर ये अनाज अच्छे दामों पर बिक गया तो मेरा पहला कदम सही दिशा में बढ़ जाएगा। वीरेंद्र जी का अपमान अब मुझे और मजबूत बना रहा है। पहली यात्रा में करण को काफी मेहनत करनी पड़ी। रास्ते में धूल, थकान और डर सब था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। शाम को जब वो सूर्यनगर पहुंचा और अनाज ऊंचे दामों पर बेच दिया तो उसे दोगुना लाभ हुआ। इस तरह करण की मेहनत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी थी। पहली यात्रा के सफल होने के बाद करण का आत्मविश्वास बढ़ गया था। अब वो लगातार यात्राएं करने लगा। हर यात्रा उसके लिए नया संघर्ष और नया सबक लेकर आ रही थी। दूसरी यात्रा, डाकुओं से बचते हुए। रास्ता जंगल के किनारे से होकर जाता था। अचानक कुछ संदिग्ध लोग घोड़ों पर सवार होकर बैलगाड़ियों के पास आए। वे डाकू थे। अरे रुक जा, सारा अनाज और जो कुछ भी है उतार दे, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। नहीं, ये मेरी मेहनत का फल है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। डाकू पास आने लगे। करण ने तुरंत बैलों को तेज दौड़ाया। बैलगाड़ियां तेज हो गईं। भगवान बचाओ, मैंने इतनी मेहनत की है, अब सब लुटने नहीं दूंगा। प्रिया का सपना, माँ पिताजी की उम्मीद, सब खतरे में है। वो तेज रफ्तार से भटकते रास्तों से भागा। एक संकरा रास्ता देखकर उसने बैलगाड़ियां वहां मोड़ दी। डाकू पीछा छोड़कर रह गए। बच गया, बहुत मुश्किल से बच गया, लेकिन हार नहीं मानूंगा। ये मेरी किस्मत की परीक्षा है। उस दिन भी करण ने अनाज अच्छे दामों पर बेच दिया और दोगुना लाभ कमाया। तीसरी यात्रा, थकान के बावजूद लगातार मेहनत। शरीर बहुत थक गया है, लेकिन रुक नहीं सकता। हर दिन मेहनत करनी होगी। इस यात्रा में बारिश हो रही थी। रास्ता कीचड़ भरा था। करण पूरी रात जागकर बैलगाड़ियां चलाता रहा। थकान है, लेकिन हार नहीं माननी। पिताजी की आंखों में अपमान देख चुका हूँ। प्रिया का इंतजार कर रही है। बस थोड़ा और मेहनत, बस थोड़ा और। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। आंखें भारी हो रही थीं। फिर भी वो रुका नहीं। सुबह होते ही सूर्यनगर पहुंचकर अनाज बेच दिया। फिर से दोगुना लाभ। मेहनत रंग ला रही है। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हर यात्रा में करण को दुगुना लाभ हो रहा था। डाकुओं का खतरा, थकान, बारिश, हर मुश्किल को पार करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। गांव में अब लोग उसे करण व्यापारी कहकर पुकारने लगे थे। उसकी मेहनत और लगन धीरे धीरे रंग दिखा रही थी। कई महीनों की लगातार मेहनत, रात दिन की यात्राएं, डाकुओं का खतरा और थकान के बावजूद करण ने अपना वादा पूरा कर दिया। आज वो मुखिया जी के घर कर्ज चुकाने जा रहा था। उसके हाथ में साफ सुथरा कपड़ा लिपटा हुआ पैसा था। राम राम मुखिया जी, ये लीजिए आपका पूरा कर्ज, गिन लीजिए। अब मेरे खेत के कागज मुझे वापस कर दीजिए। अरे करण, ये क्या? तुमने सचमुच कर्ज चुका दिया? मैंने तो सोचा था कि 2 महीने में तुम खेत गवा दोगे।
तुमने कर दिखाया बेटा। गांव भर में लोग तुम्हारी बुराई करते थे, लेकिन तुमने सबको गलत साबित कर दिया। हाँ मुखिया जी, बहुत मेहनत की है। अब मेरा खेत मुझे वापस मिल जाना चाहिए। मुखिया जी ने कागज निकालकर करण को दे दिए। धन्यवाद मुखिया जी, अब ये खेत फिर से हमारा है। पिताजी ये लीजिए, आपका खेत वापस आ गया है, कर्ज भी पूरा चुका दिया है। बेटा करण, तुमने हमें गर्व दिया। मैंने तुम्हें निठल्ला कहकर इतना गुस्सा किया था, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे लायक बेटे हो। मेरा दिल खुशी से भर गया है। मेरा लाडला, मेरा बेटा, मैं रोज रात को रोती थी कि तू कहाँ चला गया। आज तूने हमारी सारी चिंता दूर कर दी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। माँ अब रो मत, ये सब आप लोगों की वजह से ही संभव हुआ। मैंने वादा किया था ना कि मैं बदल जाऊंगा। अब हमारा पुराना झोपड़ी जैसा घर नहीं रहेगा, मैं नया पक्का घर बनवाऊंगा। कुछ समय बाद करण ने नया सुंदर पक्का घर बनवा लिया। गांव में उसका सम्मान बहुत बढ़ गया। लोग अब उसे करण व्यापारी कहकर पुकारते थे। जो लड़का कभी निठल्ला कहलाता था, वही आज सबके लिए प्रेरणा बन चुका था। कर्ज चुकाने और नया घर बन जाने के बाद करण अब गांव का सम्मानित व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो प्रिया का रिश्ता एक बार फिर मांगने जाएगा। इस बार उसके पास आत्मविश्वास था, सफलता थी और साफ सुथरा कपड़ा। सुबह का समय था। करण अच्छे कपड़े पहनकर सिर ऊंचा करके वीरेंद्र जी की भव्य हवेली पहुंचा। हवेली अब भी वैसी ही शानदार थी, लेकिन करण के मन में अब कोई डर नहीं था। जाकर वीरेंद्र जी को बताओ कि करण व्यापारी मिलने आया है। कुछ देर बाद वीरेंद्र बाहर आए। उन्होंने करण को देखा तो उनकी भौहें ऊपर उठ गईं। वीरेंद्र जी नमस्ते, बहुत दिनों बाद आपके द्वार पर आया हूँ। याद है पिछली बार जब मैं आपके यहाँ आया था तो आपने मुझे बहुत अपमानित किया था। आपने कहा था कि मैं निठल्ला हूँ, कुछ नहीं कर सकता। आज मैं फिर आपके सामने खड़ा हूँ। करे करण, हाँ याद है, तुम्हें तो मैंने सपने देखने को कहा था। अब क्या बात है? इतने अच्छे कपड़े और आत्मविश्वास, क्या बात है? वीरेंद्र जी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। मैंने मेहनत की, व्यापार किया, कर्ज चुकाया और आज मैं गांव का एक सफल व्यापारी बन चुका हूं। मेरे पास अपना पक्का घर है, अच्छी कमाई है और अब मैं प्रिया को सुखी रखने की क्षमता रखता हूं। इसलिए आज मैं फिर से आपसे प्रिया का हाथ मांगने आया हूं। इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया हूं। सचमुच? मैंने सुना था कि तुम अनाज का व्यापार कर रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी इतनी तरक्की? मैं मानता हूं कि तुमने मेहनत की है। पहले मैंने तुम्हें निठल्ला समझा था, लेकिन अब तुम बदल गए हो। वीरेंद्र जी, मैं जानता हूं कि पिछली बार आपने मुझे अपमानित किया था, लेकिन उस अपमान ने मुझे मेहनत करने की प्रेरणा दी। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूं। मैं वादा करता हूं कि उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसे राजसी जीवन दूंगा। बस एक बार हां कर दीजिए। करण, तुमने सचमुच कर दिखाया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी संभल जाओगे। मेरी बेटी प्रिया भी तुम्हें चाहती है। अगर तुम सच में इतने बदल गए हो तो मैं अपना फैसला बदलता हूं। ठीक है, मैं अपनी बेटी प्रिया का हाथ तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। विवाह धूमधाम से होगा। धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने मेरी जिंदगी बना दी। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। प्रिया को बहुत खुश रखूंगा। अब तुम मेरे दामाद हो, प्रिया से मिलो। करण की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपमान की आग को मेहनत में बदलकर सफल हो गया था। वीरेंद्र जी की हवेली से बाहर निकलते समय करण का सीना गर्व से चौड़ा था। अब उसकी और प्रिया की शादी तय हो चुकी थी। वीरेंद्र जी से हाँ मिलने के बाद करण की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सबसे पहले प्रिया को ये खुशखबरी देने जाना चाहता था। दोनों का पुराना मिलने का स्थान, जंगल का वो सुंदर तालाब जहां उन्होंने पहली बार अपने प्रेम की बात कही थी। दोपहर का समय था। सूरज की नर्म किरणें
तालाब के पानी पर चमक रही थीं। प्रिया पहले से ही वहां पहुंच गई थी। वो चिंतित नजरों से इंतजार कर रही थी। तभी करण तेज कदमों से आता दिखाई दिया। करण, इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ? पिताजी ने क्या कहा? मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। डर लग रहा था कि फिर से अपमान ना हो जाए। प्रिया, आज वो दिन आ गया है जिसका हम दोनों इंतजार कर रहे थे। मैं अभी अभी तुम्हारे पिताजी के पास से आ रहा हूँ। और बोलो ना जल्दी, पिताजी ने क्या कहा? उन्होंने फिर से मना तो नहीं कर दिया? नहीं प्रिया, इस बार उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने हाँ कर दी है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेहनत की, व्यापार किया, कर्ज चुकाया और अब एक सम्मानित व्यापारी बन गया हूँ। उन्होंने कहा कि तुमने कर दिखाया। उन्होंने हमारी शादी के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। विवाह धूमधाम से होगा। करण, सच कह रहे हो ना? मेरे पिताजी ने हाँ कर दी? हे भगवान, मैं तो सपना देख रही हूँ क्या? तुमने सचमुच कर दिखाया। मैं जानती थी कि तुम बदल जाओगे। तुम मेरे लिए इतनी मेहनत करोगे, ये सोचकर मेरा दिल खुशी से फट रहा है। हाँ प्रिया, सब सच है। वो अपमान जो मुझे मिला था वो आज मेरी ताकत बन गया। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब हम छुप छुप कर नहीं, खुलकर मिलेंगे। अब तुम मेरी होने वाली पत्नी हो। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा करण, कितने दिन हमने इस पल का इंतजार किया। तुम निठल्ला नहीं बल्कि सबसे अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। अब हम साथ में एक सुंदर जीवन बिताएंगे। माँ पिताजी को भी बहुत खुशी होगी। हाँ जान, अब कोई डर नहीं, कोई छुपना नहीं। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। और तुम मेरे सपनों के राजकुमार। अब जल्दी से शादी कर लो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। दोनों देर तक तालाब के किनारे बैठे रहे, हाथों में हाथ डाले भविष्य के सपने साझा करते रहे। हवा भी उनके प्रेम का गीत गा रही थी। करण की सफलता के साथ साथ गांव में एक व्यक्ति जलन से भरा हुआ था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम गांव का एक लालची और चालाक युवक था। वो प्रिया को बहुत दिनों से चाहता था। पहले जब करण निठल्ला था तब विक्रम को पूरा यकीन था कि प्रिया का रिश्ता उसी से होगा। लेकिन करण के अचानक सफल व्यापारी बन जाने और वीरेंद्र जी द्वारा रिश्ता स्वीकार कर लेने के बाद विक्रम का गुस्सा और जलन आसमान छूने लगी थी। ये करण अचानक कहां से इतना अमीर बन गया? पहले निठल्ला था, अब पक्का घर, व्यापार और प्रिया भी उसकी हो गई। ये सब कैसे हुआ? इसमें कुछ राज जरूर है। मैं इस राज को जरूर जानूंगा। विक्रम कई दिनों से करण पर नजर रख रहा था। वो रात के अंधेरे में करण की नई हवेली के आसपास घूमता रहता था। एक रात उसकी किस्मत ने उसके साथ साथ दिया। रात का समय था, चांदनी हल्की थी। करण आंगन में गाय के पास बैठा हुआ था। वो गाय से बात कर रहा था जैसा वो अक्सर करता था। विक्रम दीवार के पीछे छुपकर सब देख और सुन रहा था। लक्ष्मी, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। आज फिर अच्छा मुनाफा हुआ। तुम्हारी वजह से ही सब संभव हो पाया। मेहनत जारी रखो करण, लालच मत करना। ये क्या सुन रहा हूँ? गाय बोल रही है। करण इस गाय से बात कर रहा है। अरे वाह, यही राज है। इसी जादुई गाय की वजह से करण रातों रात अमीर बन गया। बहुत दिनों से सोच रहा था कि करण ने इतना धन कहां से कमाया। अब पता चल गया। ये गाय बोलती है और किस्मत बदल देती है। अगर ये गाय मुझे मिल जाए तो मैं करण से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। प्रिया भी मेरी हो जाएगी। कल रात को मौका देखकर इस गाय को चुरा लूंगा। करण को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर मैं भी राजा बन जाऊंगा। विक्रम का मन लालच से भर गया था। वो करण की सफलता देखकर जल रहा था। गाय का राज जान लेने के बाद उसने गाय चुराने की योजना बना ली। लेकिन क्या वो सफल हो पाएगा या उसकी लालच उसे मुसीबत में डाले? विक्रम को गाय का राज जान लेने के बाद रात भर नींद नहीं आई। लालच और जलन ने उसके मन को पूरी तरह जकड़ लिया था। उसने रात के अंधेरे में करण की नई हवेली के आसपास घूम घूमकर योजना बना ली। आज रात वो गाय चुराने वाला था। रात का दूसरा पहर था। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। करण की हवेली में भी सब चुपचाप सो रहे थे। विक्रम चुपके से पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुस आया।
उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन लालच उसकी आंखों में चमक रहा था। आज की रात मेरी किस्मत बदलने वाली है। ये जादुई गाय मुझे भी अमीर बना देगी। करण रातों रात राजा बन गया। अब मेरी बारी है। प्रिया भी मेरी हो जाएगी। कौन है? करण, बचाओ, कोई मुझे चुरा रहा है। चुप रह जादुई गाय, चिल्ला मत। तू अब मेरी हो गई। करण को तूने अमीर बना दिया, अब मुझे भी बना। चल मेरे साथ चल। करण, राम सिंह, सीता, बचाओ, ये विक्रम मुझे चुरा रहा है। अरे चुप कर, अगर तू चिल्लाई तो सब जाग जाएंगे। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे राजसी ठाट बाट दूंगा। करण से कहीं ज्यादा धनवान बना दूंगा तुझे। तभी करण की नींद टूट गई। वो तेजी से दौड़ता हुआ आंगन में आया। उसके पीछे राम सिंह और सीता देवी भी जाग कर आए। विक्रम, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी गाय को छोड़ दे। तूने चोरी करने की हिम्मत कैसे की? अरे बदमाश, हमारे घर में घुसकर चोरी! निकल जाए यहाँ से। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? करण, तूने इस गाय की मदद से रातों रात अमीर बन गया। अब मेरी बारी है। ये गाय मुझे दे दे। मैं प्रिया से शादी करना चाहता हूँ। तूने सब कुछ छीन लिया है मुझसे। ये गाय कोई सामान्य गाय नहीं है और तू लालची है विक्रम। लालच कभी किसी को सफल नहीं बनाता। गाय को छोड़ दे, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। करण, इसे जाने दो। लालची लोगों की किस्मत कभी नहीं बदलती। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन याद रख करण, ये बात यहीं नहीं रुकेगी। विक्रम की चोरी की कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन उसकी लालच अभी भी खत्म नहीं हुई थी। करण ने गाय को संभाला। विक्रम के भाग जाने के बाद भी करण की हवेली में तनाव बना हुआ था। पूरा परिवार आंगन में इकट्ठा हो गया था। करण गाय के पास खड़ा था। गाय शांत लेकिन तेज रोशनी में चमक रही थी। लक्ष्मी, तुम ठीक तो हो? विक्रम ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। करण, अब समय आ गया है। अचानक आंगन में दिव्य रोशनी फैल गई। गाय के शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं। लाल, पीली, नीली और सुनहरी। हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। करण, राम सिंह और सीता देवी हैरान होकर पीछे हट गए। रोशनी धीरे धीरे कम हुई। गाय के स्थान पर एक तेजस्वी, लंबी दाढ़ी वाले, चमकते चेहरे वाले साधु महाराज खड़े थे। शरीर पर भगवा वस्त्र। उनकी आंखों में दिव्य तेज था। डरो मत पुत्रो, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। मैं एक साधु हूँ जो मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए समय समय पर गाय का रूप धर लेता हूँ। महाराज, तो आप ही लक्ष्मी थे। आपने मुझे बचाया। आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। हाँ करण, मैंने तुम्हें परीक्षा दी थी। जब तुम निठल्ला थे, अपमान सह रहे थे, तब भी तुम में सच्चाई थी। असफलता के बाद भी तुमने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, इसलिए तुम्हारी किस्मत बदल गई। महाराज, हमने अपने बेटे को बहुत गाली दी थी। हम नहीं जानते थे कि ये सब आपकी लीला है। करण, याद रखो, असली खजाना सोने के सिक्के नहीं, मेहनत, लगन और ईमानदारी है। विक्रम जैसे लालची लोग कभी सफल नहीं होते। लालच उनकी किस्मत को हमेशा के लिए बर्बाद कर देता है। महाराज, अब मुझे इस खजाने की जरूरत नहीं है। मैंने मेहनत से कमाना सीख लिया है। आप जो चाहें ले लीजिए। बहुत अच्छा, तुम सच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी मेहनत हमेशा फलीभूत होगी। प्रिया के साथ तुम्हारा विवाह सुखमय होगा। तुम गांव के लिए प्रेरणा बनोगे। साधु ने हाथ उठाया, फिर उनकी पूरी काया रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गई। हवा में सिर्फ फूल बिखर गए। भगवान ने हमारे बेटे को संभाला। बेटा, आज मैं सच में गर्व महसूस कर रहा हूँ। साधु महाराज के चले जाने के बाद करण की आंखों में नई चमक थी। उसने समझ लिया कि असली सफलता मेहनत और सच्चाई में है, न कि जादू या खजाने में। अब उसके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय शुरू होने वाला था।